Dear students, today we are going to discuss about the flow of energy in the ecosystem. The flow of energy in the ecosystem is one of the most important aspects that we are going to study. द फ्लो ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह जो इकोसिस्टम के अंदर हो रहा है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो जीवित प्राणी हैं उससे संबंध रखते हैं, इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे. So let us start with this chapter and this topic that is called as flow of energy in the ecosystem. The first of all, we will discuss about the general characteristics of the ecosystem. As we know that only point where this living system gathers the energy from the sun, that is of producer level. अगर producer level ना हो तो हम जो है अपने किसी भी फ्लो किसी भी लेवल के ऊपर एनर्जी का प्रवाह जो है उसके अंदर नहीं हो सकता है. तो सिर्फ पौधे ही एक ऐसा मात्र हमारे पास साधन है जिसके द्वारा ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है. इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की वजह से जो ऊर्जा बनती है उसे पौधे केमिकल एनर्जी के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. और वही केमिकल एनर्जी, वही बॉन्ड्स जो उन्होंने बनाए हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ऊर्जा की फॉर्म में उन्होंने स्टोर किए हैं, वही एक लेवल से दूसरी लेवल के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं. तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि हाउ दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम द वन लेवल टू अनदर लेवल. या आप ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा सूर्य से प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स की तरफ और प्लांट्स से फिर कंज्यूमर्स की तरफ जो एनिमल्स होते हैं किस प्रकार से ट्रांसफ़र होती है और क्या इसमें डीकम्पोजर्स का रोल होता है. इस विषय में हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो पहला जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी का, दैट देयर इज़ कांस्टेंट एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सनलाइट थ्रू द प्लांट्स and plant eating animals to the flesh eating animals in the form of food. We can also discuss that point in such a way that there is a decrease in the useful energy at the various successive level. जैसे ही ऊर्जा पौधों से प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरफ, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तरफ, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर्स की तरफ जाती है, तो हर स्टेप के ऊपर जो है ऊर्जा का इसके अंदर ह्रास होता चला जाता है. देयर इज़ डिक्रीज इन एनर्जी. तो किस प्रकार से ये इकोसिस्टम इसका बैलेंस बनाकर चलता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, दैट इज़ रिटर्न ऑफ एंटायर एनर्जी, एंटायर सोलर एनर्जी ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. जैसे सूर्य से जो ऊर्जा पौधों ने प्राप्त की है वो रेडिएशन एनर्जी है. उस रेडिएशन एनर्जी को प्लांट्स ने केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है. उसके बाद वो जो केमिकल एनर्जी है वो प्लांट्स ने और एनिमल्स ने उसका इस्तेमाल किया है. और उस इस्तेमाल के दौरान जो ऊर्जा का ह्रास हुआ है इसके अंदर, ऊर्जा जो ख़त्म हुई है या जो ऊर्जा ट्रांसफ़र के दौरान जो ख़त्म हुआ है इसके अंदर, सो दैट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. जो भी एनर्जी इसके अंदर से निकलेगी प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा after their consumption, that will be released in the form of the heat, not in the form of light. Now as we all know that कि sun is the primary source of our energy. जो भी ऊर्जा लिविंग वर्ल्ड के अंदर आज मिल रही है उसका एकमात्र स्रोत जो है सूर्य है और सूर्य से ही वो ऊर्जा आगे ट्रांसफ़र होती है. प्लांट्स दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी into the chemical energy in the form of organic compound. आप सभी जानते हैं कि इस प्रोसेस का नाम जो है फोटोसिंथेसिस है. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अनुसार इसको जाना जाता है. लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सूर्य की एनर्जी इस पृथ्वी के ऊपर हमारे प्लेनेट के ऊपर आ रही है वो सारी की सारी ऊर्जा प्लांट्स जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ अबाउट 0.02% ऑफ सोलर एनर्जी. तो 0.02% सोलर एनर्जी जो पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम सब इसी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करते हैं. द होल लिविंग वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी. एक और बात हम इसमें ध्यान में रख सकते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह है
वो हमेशा एक ही दिशा के अंदर होता है। सूर्य से ऊर्जा का प्रवाह प्लांट्स की तरफ होगा, प्लांट की तरफ से प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरफ, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तरफ, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स की तरफ। इसमें पैरेलल रोल जो है डिकम्पोजर्स का होता है, विच हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। सो एनर्जी नेवर फ्लोज in the reverse direction, but it can be converted from the one form to another form. It means energy transformation is possible. So that is why the plants are called as the transducers, because they convert radiant energy into the chemical energy. In the next slide, we are going to show about the method of energy exchange in the ecosystem. As we have discussed earlier, you can see that in this diagram that sun, there is transfer of energy from the sun to the plants, and their plants are using carbon dioxide and water, and in the presence of chlorophyll, with the help of the process of photosynthesis, they are synthesizing sugars of high quality energy, that is glucose. This glucose can be converted into the other chemical compounds like starch and other storage product. Now these sugars or high quality energy compounds, they are transferred to the animal world, they are transferred to the animals. Now these animals, they will perform their function, अपने क्रियाकलाप वो करेंगे इसके द्वारा, और इस प्रोसेस में वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो एनिमल वर्ल्ड के अंदर होगी, उस रेस्पिरेशन की क्रिया के अनुसार देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी विल बी यूज्ड इन द हाई क्वालिटी एनर्जी ऑफ वर्क. हाई क्वालिटी ऑफ वर्क मीन्स कि एनिमल्स जो हैं उस ऊर्जा का इस्तेमाल बायोसिंथेसिस के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर वो अपनी बॉडी के प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वो सिंथेसाइज करेंगे. दे कैन यूटिलाइज दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स. दे कैन यूटिलाइज दिस एनर्जी in the form of membrane transport and bioluminescence. However, all of the energy is not utilized by the animal. Some of the energy is lost into the environment in the form of heat, and that is a necessary process, because due to maintain the homeostasis in the body, homeostasis in the system, the loss of energy always take place. So the carbon dioxide and water, these are the byproducts of the respiration. They will again release into the environment, where they will be recycled and they can be used by the plants for the next step, and the cycle will be complete. So in this way, the plants and animal reciprocate each other and maintains a homeostasis in the ecosystem. Students, now let us discuss some more points about the energy flow. The first point, that various organisms in an ecosystem depends directly or indirectly upon the producers. Herbivores are the animals which depend directly on the plants, while the carnivores, which are the animals which depend indirectly, because they depend upon the herbivores, and herbivores depends upon the plant. So we can say all the animal world depend upon the producers either directly or indirectly, and this process is, this energy is derived from the food they consume. So energy flow always take place from the one trophic level to the another trophic level. As you all know, that trophic level is the link between the food chain, which we have discussed earlier. So the flow of energy take place from the producers to consumers, from the lower trophic level to the higher trophic level. And you also know that this flow of energy, this flow of food energy cannot take place in the reverse direction. So we can say that organisms of the higher trophic level depend upon the organisms of lower trophic level for their food energy. So let us discuss the next slide, which shows that there is a unidirectional flow of energy. Unidirectional flow of energy is essential to understand, because it will highlight the efficiency of the producers in the absorption and conversion of solar energy into the chemical form of energy. So our energy budget of an ecosystem depends upon the rate of photosynthesis
विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द इकोसिस्टम। अगर प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर जो रेडिएंट एनर्जी है उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो रहा है, एफिशिएंट ढंग से हो रहा है, तो इस प्रकार से जो अगले ट्रॉफिक लेवल हैं उनको जो एनर्जी मिलेगी वो भी ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, एंड दे विल बी एबल टू यूटिलाइज more energy in a more efficient way, or we can say that our ecosystem will be more efficient in the working. The second point, the use of this converted chemical energy by the consumers, कि plants ने जो energy convert की है या we can say जो transduce की है या जिसको उन्होंने जिसकी form को उन्होंने बदला है from the radiant energy to the chemical energy, animals जो हैं इसी food energy का इस्तेमाल करते हैं, because they are not capable to synthesize their own food. The third point which we are going to discuss, that is total assimilated energy in the form of food and its efficiency of assimilation. इस पॉइंट को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि efficiency of ecosystem depends upon the assimilation power of the consumers also, because it is the assimilation by which they use the absorbed food to synthesize their own body fats, carbohydrates, protein etc. यानी जो उन्होंने भोजन लिया है उस भोजन से किस प्रकार से वो अपने शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, इस चीज़ को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छे ढंग से होगा, जितना ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब किया उसका उतना ही ज़्यादा एसिमिलेशन हो, तो एफिशिएंसी ऑफ द इकोसिस्टम दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. So, assimilation is also an important point. The fourth point which we are going to discuss, that is mechanism of loss of energy. As we know that all the organism, चाहे वो plants हों, चाहे वो animals हों, उनको अपने शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए उनको एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति वो रेस्पिरेशन द्वारा होती है. रेस्पिरेशन के अंदर देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ हीट. एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो ऊर्जा जो है हीट की फॉर्म में वो रिलीज़ होती है. तो इस प्रकार से काफ़ी सारी ऊर्जा जो है दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेशन, एंड दैट लॉस्ट एनर्जी in the form of heat, that is no use of the plants and the animal, that is transferred back to the universe. Next point, that is production of biomass at each trophic level, that at every trophic level there is consumption of food, there is assimilation, there is respiration. So it is definite that some energy is used to synthesis of the biomass. So at every trophic level biomass will be there. It may be decreasing, but it will be there. So now we will discuss about the how this flow of energy take place in the ecosystem. ऊर्जा का जो प्रवाह है ये हम दो प्रकार के मॉडल्स के द्वारा समझ सकते हैं. The first model is single channel energy flow. सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो के अंदर आप देखेंगे इसमें जो डिस्कस किया गया है वो सिर्फ एक ही चैनल इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से ऊर्जा प्लांट से निकलकर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, फिर दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, फिर तीसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाती है, किस प्रकार से उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो के माध्यम से बताया गया है. द सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस और वाई शेप्ड या टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल. इसके अंदर एनर्जी फ्लो that is combined to show that how the flow of energy take place at the producer to consumer level. लेकिन एक बात इसमें और ध्यान में रख सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर डीकम्पोजर्स का भी एक रोल होता है, और वो डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है वो हम वाई शेप्ड मॉडल्स में या टू चैनल फ्लो मॉडल्स के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे. तो ये दो चैनल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दोनों मॉडल दिखाई दे रहे हैं. ये दोनों मॉडल हम विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट मॉडल विच इज़ द सिंगल चेन एनर्जी मॉडल 1. These models are described by the various scientists, and these are the modified form that is taken from the Linnemann. Now the single chain energy models are based on the flow of energy through the food chain
and working of the first and second law of thermodynamics. As we know that these two laws are very important to understand that how flow of energy take place. The first law of thermodynamics tells us about that energy can be neither created nor destroyed. तो एनर्जी जो है वो ना तो इसका निर्माण हो सकता है ना इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसके अंदर कि एनर्जी जो है वो सूर्य से प्लांट्स की तरफ मूव कर रही है, प्लांट्स से कंज्यूमर्स की तरफ मूव कर रही है, and in between the decomposers are active. So, the flow of energy is there, but it cannot be neither created nor destroyed. The second law of thermodynamics is also applicable here. Second law of thermodynamics tells us about that the transfer of energy is never 100% when it is take place between the two level. जब कभी भी दो लेवल्स के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी उसके अंदर ज़रूर होगा। एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ नेवर 100%। तो इन दोनों बातों का ध्यान आप रखेंगे तो ये एनर्जी मॉडल्स जो है बड़ा आसान है इनको समझना। द सेकेंड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फूड चेन्स एंड द वर्किंग ऑफ टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी बेटर मेड क्लियर बाय मीन्स ऑफ एनर्जी फ्लो डायग्राम्स। और वो जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है वो किस प्रकार से हैं वो पिछली स्लाइड में भी आपने देखा। अब प्रत्येक स्टेप के अंदर उनको हम आगे स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से फ्लो ऑफ एनर्जी उनके अंदर होता है। दिस स्लाइड शोज दैट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। इसके अंदर आप तीन बॉक्स देख रहे हैं। ये तीनों बॉक्सेस, द फर्स्ट बॉक्स जो आप देख रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स को इसमें शो कर रहा है। सेकंड बॉक्स जो देख रहे हैं आप वो हमारा सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल है उसको शो कर रहा है इसके अंदर। और जो थर्ड बॉक्स आप देख रहे हैं वो शो कर रहा है इसके अंदर कार्निवोर्स। तो तीन ट्रॉफिक लेवल्स का सहायता लेते हुए हम इन फ्लो ऑफ एनर्जी को इसके अंदर समझेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये बताया गया है कि देयर इज सोलर रेडिएशन दैट इज कमिंग देयर एंड इन दी सोलर रेडिएशन देयर आर अबाउट 1,18,872 ग्राम कैलोरीज per centimeter square per year. You can say that 1,18,761 gram calories centimeter square per year remains unutilized. तो जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि 0.02% ही प्लांट्स जो हैं इस्तेमाल कर पाते हैं इस सोलर एनर्जी का, ये इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है इसके अंदर। ये जो सूर्य की ऊर्जा पौधों तक पहुंची है उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी ग्रोथ प्रोडक्शन के अंदर किया है। जो भी उन्होंने बायोसिंथेसिस किया है इसके अंदर या बायोमास इसके अंदर बनाया है, दैट वी कैन से दैट अबाउट 111 यानी 111 ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर with an efficiency of energy capture. So, the total amount of gross products are produced by the plants. So, this energy which is synthesized by the autotrophs, that is going to be transferred from the autotrophs to the herbivores. Now, in the next slide we can use that, we can show that the plants they are utilizing this energy in their respiration. You can say that 21% of this energy is utilized in the respiration. The 70% of energy you can say that is unutilized, and it is only small amount of energy is transferred from the autotrophs to the herbivores. So, we can say that it is about 50 gram calories per centimeter square per year is consumed by herbivores that graze or feed on autotrophs, and this amount of energy is only 17% of net autotroph production. Only 17% of energy is utilized by the herbivores. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऊर्जा है उसके अंदर जो 15 ग्राम कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर ईयर है वो प्लांट्स ने उसका एनिमल्स ने उसका इस्तेमाल किया है, प्लांट्स से जो फूड लिया है उन्होंने। बाकी जो ऊर्जा है, बाकी जो एनर्जी है, दैट इज़
let off in the form of decomposition, in the form of not utilized energy, in the form of respiration. Now, we will move into the next slide. That decomposition, which is an important part of any ecosystem, without decomposition no system will survive. So, 3 gram calories per square centimeter year accounts for about 3.4% of the नेट प्रोडक्शन, यानी डी जो 3.4% है नेट प्रोडक्शन का प्लांट्स का, उसमें से ये जो हिस्सा है डीकम्पोजिशन के रूप में इस्तेमाल में होता है. द रिमेनर ऑफ द प्लांट मटेरियल 70 ग्राम कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर ईयर, या आप कह सकते हैं कि 79.5% ऑफ द नेट प्रोडक्शन दैट एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड. सो दैट आइदर बिकम द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट or it become the part of the accumulating sediments, because the plants there may death may occur, the some plants may be remain unutilized. So, that form about the 79.5% of the net production. So, the collectively 3 upper fates, that is decomposition, herbivory and not utilized energy are equivalent to the net production. So, at the every level there is considerably more energy lost via respiration by the herbivores. आप यहाँ ये कह सकते हैं कि जो herbivores हैं उन्होंने respiration के अंदर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा किया है. अगर इसका तुलना हम autotrophs से plants से करें तो ऊर्जा का इस्तेमाल जो respiration के अंदर plants जो हैं ज़्यादा efficiently, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर करते हैं. So, there is considerable energy available for the carnivores. Plants ने 15 ग्राम कैलोरीज एनर्जी का इसमें प्रोडक्शन किया है, जिसमें से 7 ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर जो नॉट यूटिलाइज हुई हैं. 4.5 जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो रेस्पिरेशन के अंदर किया है. कार्निवोर्स को जो एनर्जी अवेलेबल है दैट इज़ 10.5 ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, which is about the 70%. So, it is not entirely utilized. So, only 3 gram calories per square centimeter per year, yeah, you can say that 28.6% of net production passes to the carnivores. So, at the level of the autotrophs and the herbivore, यानी ऊर्जा का ट्रांसफ़र जब ऑटोट्रोफ से हर्बीवोर्स लेवल के ऊपर होता है तो दैट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज मोर एफिशिएंट. एट द कार्निवोर लेवल अबाउट 60% ऑफ द कार्निवोर्स एनर्जी इनटेक इज कंज्यूम्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. यू कैन से दैट 60% एनर्जी जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी, जिसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों प्रकार की रिएक्शंस आ जाती हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है. और बाकी ऊर्जा जो इसके अंदर बच जाती है दैट बिकम्स द पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ वाटर. सो एट दिस लेवल, एट द लेवल ऑफ कार्निवोर्स, आप देख सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन है दैट इज़ ऑफ वेरी light amount, that is traceable amount is there. So, we can say that this high respiratory loss compares with the 30% by the herbivores and 21% by the autotrophs in the ecosystem. So, as we have discussed earlier, the plants are more efficient utilizers of the energy. So, as you have discussed in the diagram, आपने इन डायग्राम्स में देखा तो यहाँ 2 बातें हमारे पास क्लियर होती हैं. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ एनर्जी इज़ ए वन वे स्ट्रीट, या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ ए यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा एक ही दिशा के अंदर होता है. और अब आपको ये याद हो ही गया होगा कि द एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रोफ. जो भी फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर हो रहा है वो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है that is taking place from the plants to the animals. So, this solar input, ये जो फूड इसके अंदर बना है ये उल्टी दिशा के अंदर इसका प्रवाह नहीं हो सकता, तो इट इज़ ए वन वे स्ट्रीट. द सेकेंड पॉइंट, एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली,
कि जैसे जैसे ये ऊर्जा मूव करती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, तो वो अपने पहले वाला जो लेवल है उसके लिए अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि प्लांट्स ने जो प्रोडक्शन की है उसको एनिमल्स ने यूटिलाइज कर लिया है, तो दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू द प्लांट्स। या आप ये कह सकते हैं कि जब डिकम्पोजर्स इसके अंदर एक्शन में आएंगे, सपोज कोई एनिमल जो है डेड हो जाता है, उसके बाद जो है उसके अंदर डिकम्पोजिशन होगा, वो मटेरियल्स दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज़ होंगे, उन मटेरियल को रिलीज मटेरियल को प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना संभव नहीं होता। सो इट मूव्स प्रोग्रेसिवली through the various trophic levels because it is no longer available to the previous level. So thus, due to one-way flow of energy, system would collapse if primary source sun were cut off. अगर ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से रुक जाए तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो नष्ट हो सकता है, क्योंकि उसे लगातार ऊर्जा का इनपुट चाहिए, लगातार उसे ऊर्जा मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर क्लियर होता है वो ये है कि देयर इज़ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी एट द ईस्ट ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ऊर्जा जो है उसका इस्तेमाल कम होता चला जाता है या उसका लेवल कम होता चला जाता है। लेट अस डिस्कस द वाई शेप मॉडल ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। दिस मॉडल was published or pioneered by the S.T. Odom. This model shows that a common boundary exists and light and heat flows as well as the import and export of energy take place there. Here the one advantage is there that decomposers they are placed in the separate box. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो decomposers हैं वो अलग बॉक्स के अंदर हैं और हर एक ट्रॉफिक लेवल से जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ डेट्राइटस दैट इज गोइंग टू द decomposers. So in the Y-shaped model we can discuss that there are two food chain which are going on side by side. One food chain is grazing food chain and the second food chain is the detritus food chain. जो detritus food chain है उसके अंदर जो plants और animals की dead bodies हैं वो उसके अंदर incorporate होंगी, वहाँ decomposition उसका होगा। सो दोनों चेन जो हैं इकोसिस्टम में साथ साथ चलती हैं। अब फ़र्क इतना है कि उनके बीच में टाइम डिफरेंस हो सकता है। सो देयर इज़ डिस्टिंक्शन या देयर इज़ टाइम लैग बिटवीन द two chains because there is difference in the direct consumptions from the living plants as well as the utilization by the dead organic matter. There are some advantages of the Y-shaped model. First one, that it confirms the basic stratified structure of the ecosystem. The second, the most important advantage, that is, it separates the two food chains. And third, it lays the emphasis on the importance. This model, single box, where flow of energy is shown in the form of the pipes, where I is the incident energy which is coming into ecosystem, A is the assimilated energy, and P is the energy available to the next level. Here B box जो है that is representing a particular type of population. So this ecosystem model can be applied to the any system. So the shaded box B represent the living structure or biomass of the component, and I is the total energy present in the ecosystem. The universal model of energy flow can be used in the two ways. First, it can be utilized in a species population where appropriate energy of inputs and links with other species is shown in the conventional model. And second point, this model can be represent as a discrete energy level. आप हर एक ट्रॉफिक लेवल के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने आज देखा कि हाउ एनर्जी फ्लोज इन द इकोसिस्टम।